राजस्थान में चरम पर पहुंचा गवर्नर और सीएम का टकराव। कैबिनेट ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए फिर भेजा प्रस्ताव। राज्यपाल ने 21 दिन के नोटिस की शर्त रखी थी। कांग्रेस को घेरने के लिए बीएसपी ने खोला मोर्चा। मायावती का बयान, गहलोत को सबक सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। प्रियंका ने बताया बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता। राम मंदिर के नीचे नहीं रखा जाएगा टाइम कैप्सूल, ट्रस्ट ने दी सफाई। पीएम मोदी के भूमि पूजन पर भड़के ओवैसी, कहा यह संविधान की शपथ का उल्लंघन है। केशव मौर्य ने कहा मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार हो रहा है इजाफा। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 15 लाख के ऊपर। अब भारत में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। और राफेल की अगवानी के लिए पूरी तरह तैयार है अंबाला एयरबेस। कल पहुंचेगी 5 लड़ाकू विमानों की पहली खेप। एयरफोर्स बेस के आसपास धारा 144 लागू, फोटो और वीडियोग्राफी पर पाबंदी। नमस्कार, आप देख रहे देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज हम आपको दिखाएंगे कि राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत से शुरू हुई सियासी उठापटक अब किस मोड़ पर पहुंची है। दरअसल अब नज़ारे कुछ यूं नज़र आ रहे हैं कि अब गहलोत राज्यपाल से भिड़ चुके हैं। राज्यपाल और गहलोत की इस लड़ाई में क्या क्या पेंच है, कौन कौन से मोड़ हैं, ये सब कुछ आपके सामने हम रखेंगे। गौरतलब है कि गहलोत सरकार 31 जुलाई से ही विधानसभा का सत्र बुलाने पर अड़ चुकी है। मुख्यमंत्री के घर चली कैबिनेट बैठक में राज्यपाल कलराज मिश्र की आपत्तियों पर चर्चा के बाद सरकार ने जो अपना जवाब तैयार किया है और इस जवाब में क्या कुछ कहा है, हम आपके सामने ये पूरी खबर रखेंगे। इससे पहले 2 बार मांग खारिज करने के बाद राज्यपाल ने सोमवार को कहा था कि सत्र बुलाने के लिए तो वो तैयार हैं, लेकिन सरकार को 21 दिन का नोटिस देने की शर्त माननी पड़ेगी। एक दूसरे को शर्त बशर्त बांधने वाले और एक दूसरे के सामने कई शर्तें रखने वाले दोनों ही बड़े नेताओं की, और एक संवैधानिक पद पर हैं, एक राजनीतिक पद पर हैं, दोनों ही की क्या स्थिति है हम आपको आज दिखाएंगे। उधर राजस्थान की इस लड़ाई में बीएसपी अपनी भूमिकाएं तलाश रही थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरह से मायावती उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन को बचाने के लिए एक ऐसे छत्र छाया में चली जाना चाहती हैं जहां उनको अपनी ज़मीन बचाने में दिक्कत न हो, और बीजेपी से मुफीद ऐसी छत्र छाया और कहाँ मिल सकती थी। इसीलिए मायावती ने कहा है कि वह अशोक गहलोत को सबक सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी और अपनी लड़ाई लड़ेंगी। माया का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस ने बीएसपी के 6 विधायकों का कांग्रेस में ही विलय करा दिया था, और अभी तक सोई हुई मायावती कैसे जगी हैं और उनके जागने के पीछे की वजह क्या है, हम आपको ये दिखाएंगे। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने मायावती पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि मायावती बीजेपी की भाषा बोल रही हैं और वो अघोषित प्रवक्ता हो गई हैं बीजेपी की, जबकि मायावती एक तरह से उनके एक खास जुमला बड़ा मशहूर रहा है कि वो बीजेपी और कांग्रेस सबकी तुलना सांपनाथ नागनाथ से करती आई हैं। ऐसे में मायावती को क्या अपना पुराना प्यार, जो एक बहनापा वाला प्यार है बीजेपी के साथ, वो याद आया है या उनकी सियासी मजबूरियां हैं, ये सब कुछ आपके सामने होगा। उधर एक बार फिर से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख कर लिया है, और इस बार उन्होंने क्या कहा है और किस लिए वो अदालत के दरवाजे तक पहुंचे हैं, हम आपके सामने ये बड़ी खबर रखेंगे। उधर हम यूपी की बात करेंगे। एक दौर था जब यूपी में अपहरण बड़ा उद्योग बन गया था, आए दिन अपहरण की घटनाएं होती थीं। अब एक बार फिर से यूपी में तमाम कोशिशों के बावजूद अपराध की जो दुनिया है वो सर उठाने लगी है। अपहरण की घटनाओं ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश ये रही है कि अपराधियों को और अपराध को राज्य से खत्म कर दिया जाए। सरकारें बदलती रहीं, इस तरह की कोशिशें भी होती रहीं। कुछ सरकारों ने तो इसी को एक बड़ा मुद्दा बनाया और इसकी ब्रांडिंग भी की कि यूपी में बड़ा दम है क्योंकि अपराध यहाँ कम है। अमिताभ बच्चन के मुंह से ये जुमला आपको याद होगा। लेकिन इस वक्त यूपी बेदम नजर आ रहा है क्योंकि वहां पर अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कानपुर और गोंडा के बाद इस बार गोरखपुर में फिरौती के लिए बच्चे को
अपहरण का बच्चे का किडनैप करने के बाद उसकी हत्या कर देने की खबर आई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष सरकार पर कैसे हमलावर हो गया है, हम आपके सामने ये खबर भी रखेंगे। उधर सपा, बीएसपी और कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठाए हैं, इन तमाम सवालों के पीछे की सियासत को समझने की भी कोशिश करेंगे। दुर्भाग्य इस बात का है कि ये तीनों ही दल ऐसे हैं जिनकी सरकारें इस प्रदेश में रह चुकी हैं और इन तीनों ही दल की सरकारों के दौरान भी अपराध घटने का नाम नहीं लिया था और अब भी वही हाल है। तो सियासत बदल गई है लेकिन व्यवस्था वही है, सामाजिक अवस्था वही है। बात राम मंदिर की भी करेंगे। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के अलावा हम आपको दिखाएंगे कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की शुरुआत जब 5 अगस्त को होगी तो किस तरह का माहौल होगा। प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन के साथ नींव में पहली ईंट रखने वाले हैं। इस समारोह को शानदार बनाने के लिए कौन से इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह से कोरोना के इस दौर में इस पूरे कार्यक्रम को रखा जा रहा है। गौरतलब है कि देश के कोने कोने से मिट्टी लाई जा रही है, नदियों का जल लाया जा रहा है। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस बात से इनकार किया है कि राम मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल डाला जाएगा। तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि एक और जहां अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, वहीं से लेकर सियासत भी जोरों पर है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी का शिरकत करना संविधान की शपथ का उल्लंघन होगा। क्यों कह रहे हैं ओवैसी ये? गौरतलब है कि बिहार, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से ओवैसी आए हैं और आए थे, सबने ये माना था कि वो ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस का वोट कट सके और बीजेपी को मदद मिल सके। ओवैसी हैं किधर और उनका विरोध क्या महज दिखावे का विरोध है, ये समझने की कोशिश होगी आज देश की बात में। इन तमाम खबरों के साथ साथ वो चिंता जो हम सबको है और कोरोना की बात मैं कर रही हूँ। कोरोना संक्रमण का जो रफ्तार है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। कुल मामले अब 15 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। हालात ये है कि भारत में अब कोरोना केस बढ़ने की स्पीड सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा है। तो हम आपको इस पर पूरी एक रिपोर्ट दिखाएंगे, अपनी तैयारियों का भी विश्लेषण आपके सामने हम रखेंगे। उसके अलावा हम आपको ये भी बताएं कि पूरा देश राफेल के स्वागत में टकटकी लगाए देख रहा है। अंबाला स्थित एयरफोर्स बेस पर जब राफेल विमान उतरेंगे तो नया इतिहास रचा जाएगा। इस इतिहास में क्या कुछ नया होने वाला है और राफेल के टक्कर में चीन और पाकिस्तान के पास क्या कोई और तैयारी है, हम आपके सामने ये खबर भी रखेंगे। इन तमाम खबरों के बीच बड़ी खबर ये आई है, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में एक बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इस पूरे मामले के अलग अलग मोड़ों से गुजरते हुए मामला कहां तक पहुंचा है, हम आपके सामने ये खबर भी रखेंगे। इसके अलावा आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को याद करेंगे और एक ऐसे सितारे को भी जो हमारे आपके लिए बहुत अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र और अशोक गहलोत सरकार के बीच टकराव जारी है। प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम के बीच अशोक गहलोत मंत्रिमंडल ने 5 दिन में तीसरी बार बैठक करके विधानसभा सत्र 31 जुलाई से बुलाने को लेकर मुहर लगाई है। मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से राजभवन भेजकर 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा हुई, लेकिन गहलोत मंत्रिमंडल ने कहा कि राज्यपाल ने जो 3 आपत्तियां जताई हैं उनमें से 2 विधानसभा स्पीकर और 1 राज्य सरकार से संबंधित हैं। इस कारण राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे पहले गवर्नर 2 बार विधानसभा सत्र बुलाने की मांग खारिज कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर हुई कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि विधानसभा का सत्र 31 जुलाई से बुलाने की मांग जारी रखी जाए। करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में राज्यपाल की आपत्तियों पर फिर चर्चा हुई और सभी आपत्तियों को सरकार ने खारिज कर दिया। इसके बाद राजस्थान कैबिनेट ने एक बार फिर राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव में कहा गया कि राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह माननी होती है, वरना संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गवर्नर्स का इस तरह से इस्तेमाल होता है
अनेक उदाहरण है, कोई पहला नहीं है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जब सेशन बुलाना चाहती है ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ करने के लिए वैसे, तो एक दिन का 24 घंटे का नोटिस, 48 घंटे का नोटिस, उस तरह से होता है। लेकिन इसमें कोरोना जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए और महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए, कानून पास कराने के लिए अगर सत्र बुलाया जाता है तो उसमें अड़चने पैदा की जाती हैं। इससे पहले 2 बार मांग खारिज करने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा था कि वो सत्र बुलाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को 21 दिन का नोटिस देने की शर्त माननी पड़ेगी। इसके साथ ही राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर गहलोत सरकार से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी सवाल किया था। राजस्थान का सियासी दंगल अब बीजेपी बनाम कांग्रेस के साथ साथ राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री भी हो गया है। तीसरी बार है जब कैबिनेट ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास किया और राज्यपाल को भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर गहलोत मंत्रिमंडल ने अब तक के विभिन्न विधानसभाओं में शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाए जाने की विस्तृत जानकारी राज्यपाल को प्रस्ताव के साथ भेजी है। मंत्रिमंडल ने कहा, कलराज मिश्र के राज्यपाल रहते हुए वर्तमान विधानसभा में 10 दिन से कम समय के नोटिस पर सत्र बुलाया जा चुका है। उधर राजस्थान के सियासी रण में अभी तक कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने माने जा रहे थे, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आया है। बीएसपी ने भी बड़े खिलाड़ी के तौर पर इसमें एंट्री की है। पहले तो ऐसा लगा कि मायावती को इससे कोई लाभ नहीं होगा और ना उन्हें माया मिलेगी न राम मिलेंगे, लेकिन अब जिस तरह से मायावती हमलावर हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि मायावती ने बहुत दूर की सोची है। राज्य में अशोक गहलोत सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने कांग्रेस में विलय कर लिया था, जिस पर अब बीएसपी प्रमुख मायावती आग बबूला हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस की ओर से कानून का उल्लंघन करके विधायकों को अपनी ओर किया गया और इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगी। मायावती ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ये मामला सर्वोच्च अदालत तक जरूर ले जाएंगी। राजस्थान में सियासी टकराव के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि चुनाव के बाद बीएसपी ने बिना शर्त 6 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को दे दिया था, लेकिन कांग्रेस ने धोखेबाजी की। सीएम अशोक गहलोत ने असंवैधानिक रूप से सभी 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया। बीएसपी मुखिया ने कहा कि कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए पार्टी ने कोर्ट जाने का फैसला किया। हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। पार्टी सुप्रीमो कोर्ट के दरवाजे तक मामले को लेकर जाएगी। बीएसपी इसको लेकर पहले भी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को इसका सही सबक कब सिखाया जा सकता है, खास तौर से श्री गहलोत को इसका सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हमारी पार्टी राह देख रही थी। इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे, लेकिन इस बार हमने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, असंवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मायावती ने बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर चुने गए 6 विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी कार्यवाही में कांग्रेस के खिलाफ वोट देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पार्टी की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। माया के मुताबिक कांग्रेस ने जो भी किया है वो संविधान की 10वीं अनुसूची के खिलाफ है। इसीलिए बीएसपी ने 6 विधायकों को व्हिप जारी कर निर्देश दिया है कि वो सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही वोट डालेंगे। 26/7/2020 को इन 6 विधायकों को व्हिप जारी करके निर्देशित किया गया है कि वो असेंबली के सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही अपना मत डालेंगे, अन्यथा फिर उनके विरुद्ध उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और बीएसपी ने ये निर्णय कांग्रेस के द्वारा बार बार बीएसपी को धोखा दिए जाने के कारण ही लिया है। मायावती ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने बुरी नीयत से और बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए विधायकों को कांग्रेस में विलय कराया। कांग्रेस ने पिछले शासनकाल में भी ऐसा ही किया था। इसके खिलाफ बीएसपी पहले भी अदालत जा सकती थी, लेकिन अब पार्टी कांग्रेस को किसी भी कीमत पर बचकर जाने नहीं देगी। ये फैसला कांग्रेस के बार बार धोखा दिए जाने के कारण लिया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन न्यूज। उधर राजस्थान के राजनीतिक संकट को लेकर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। बीएसपी मुखिया मायावती ने कांग्रेस पर तो वार किया ही, साथ ही इसका जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी को सामने आने के लिए मजबूर कर गई। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया और बीएसपी को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता करार दिया। प्रियंका ने ट्वीट करके बीएसपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के अघोषित प्रवक्ताओं ने बीजेपी को मदद की व्हिप जारी की है, लेकिन ये केवल व्हिप नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। पहले भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और मायावती के बीच ट्विटर वॉर छिड़ चुकी है। पहले भी प्रियंका मायावती को बीजेपी का घोषित प्रवक्ता बता चुकी हैं। उत्तर राजस्थान के सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जहां पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस में बीएसपी विधायकों के विलय को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने पर रुख साफ कर दिया, वहीं अब बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। कांग्रेस में बीएसपी विधायकों के विलय को लेकर मदन दिलावर ने पहले भी स्पीकर के सामने अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। अब उनकी ओर से नए सिरे से याचिका दायर की गई है। नई याचिका में मदन दिलावर ने स्पीकर के 24 जुलाई के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। राजस्थान से उसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं आपको। पिछले कुछ दिनों से यूपी में अपराध की बाढ़ आ गई है। आए दिन हत्या और अपहरण की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या, फिर कानपुर में ही संजीत यादव के किडनैपिंग और हत्या के बाद पुलिस सांस भी नहीं ले पाई कि गोंडा में 8 साल के बच्चे को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने में पुलिस के पसीने छूट गए। लेकिन इस बार तो बदमाशों ने सीधे मुख्यमंत्री योगी के गृह जिले में वारदात करके कानून व्यवस्था को चुनौती दी। 14 साल के बच्चे के अपहरण के बाद यहां हत्या कर दी गई। इस मामले में कई पुलिस वालों पर गाज तो गिरी है, लेकिन एक के बाद एक आपराधिक वारदातों ने पुलिसिया चुस्ती और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। साथ ही योगी सरकार के इस शपथ पर भी कि इस प्रदेश से अपराध और अपराधियों दोनों को खत्म कर दिया जाएगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। योगी सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी आपराधिक घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और जानकार कह रहे हैं कि ये विफलता योगी सरकार को भारी पड़ सकती है और इसीलिए शायद विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। यूपी में एक बार फिर अपहरण उद्योग फलता फूलता दिखाई दे रहा है। अपहरण की ताबड़तोड़ घटनाओं ने कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कानपुर के संजीत यादव किडनैपिंग मर्डर केस में बदनामी का दाग अभी धुला भी नहीं था कि सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर की घटना ने पुलिसिया व्यवस्था को एक बार फिर से झकझोर दिया। 13 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने घर से कुछ दूर स्थित खेत से उसका शव बरामद किया। रविवार को पिपराइच के मिश्रालिया टोला से बच्चे का अपहरण हुआ था। फिरौती में अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। शासन हमको जिन लोगों का नाम बताया है उन लोगों को तो हम जान लीजिए जान ही नहीं रहे हैं। उन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। अब वो लड़का था, अब उससे क्या संबंध था क्या नहीं था उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। एक गांव का लड़का जो है वो हरिजन बस्ती का लड़का है, उसको तो पहचान रहे हैं। बकिया ये जो बंगला का बता रहे हैं लोग, इन लोगों को भी अब सामने आप पड़े। बच्चे के किडनैपिंग और हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला मुख्यमंत्री के गृह जिले का था, लिहाजा योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। सीएम ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने और आरोपियों पर एनएसए लगाने की घोषणा की। इन्होंने इसको फर्जी सिम जो है बरामद हुआ है, जिससे कॉल गई थी। वो फर्जी सिम जो है रिंकू गुप्ता ने बेचा था और ये फर्जी सिम दयानंद जी के ही फोन में इस्तेमाल हुआ था। दयानंद को पकड़ा गया है और दयानंद की शिनाख्त पर ही ये डेड बॉडी हमें बरामद हुई है। और साथ ही साथ अजय गुप्ता और निखिल भारती, जो कि मिसोलिया गांव का ही निखिल भारती है, और अजय गुप्ता जंगल दूषण के रहने वाले, इनकी भी संलिप्तता पाई गई है। सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो, यूपी में कानून व्यवस्था हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। सियासी दल इसे सुधारने का दावा कर शासन में आते हैं, लेकिन सरकार बनते ही सत्ता सुख के आगे वो सब कुछ भूल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
उधर लंबे वक्त से चुप्पी साधे विपक्ष को योगी सरकार पर हमले का मौका मिल गया। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष एकजुट है और सरकार पर हर मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगा रहा है। सपा, बीएसपी और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। अखिलेश, मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि राम राज की जगह यूपी में गुंडा राज और जंगल राज की स्थापना हो गई है। मौजूदा सरकार में पुलिस पस्त और अपराधी मस्त हैं। और आखिर विपक्ष ऐसे हमले करे भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह की खबरें हर दिन आ रही हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं कानून व्यवस्था की चुस्ती में कमजोरी है। कानपुर में किडनैपिंग और मर्डर की कहानी गोरखपुर में भी दोहराई गई। यहाँ भी बदमाशों ने फिरौती के लिए बच्चे का पहले अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। मामला क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह जिले का है, इसीलिए विपक्ष ने भी हमले को धार दी। बीएसपी मुखिया मायावती ने सीएम योगी को सलाह दी कि कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। बीजेपी सरकार को ये बीएसपी से सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहूंगी सलाह के तौर पर कि इस मामले में यदि इनकी सरकार ये चाहती है कि प्रदेश में अपराधियों का नहीं बल्कि कानून का राज चलना चाहिए, तो इसके लिए इनको बिना कोई शर्म किए हुए, तो इसके लिए इनको बीएसपी के शासनकाल से काफी कुछ इस मामले में सबक सीखना होगा। गोरखपुर की घटना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दिया है? क्या गृह विभाग में बैठे लोगों के सामने ये खबरें नहीं जाती हैं? यूपी में हर दिन गुंडा राज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है, कासगंज में हत्याकांड, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ट्रांसफर के अलावा और कुछ होता ही नहीं। जंगल राज बढ़ता जा रहा है। ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं जो पहले होते थे, लेकिन धीरे धीरे उस तरह के अपराध होना बंद हो गए। अब जैसे फिरौती का है, डकैती का है, फिरौती की घटना एक के बाद एक हो रही है। गोरखपुर में भयावह है। एक दिन पहले बच्चे को किडनैप किया गया, अपहरण किया गया और फिर फिरौती की मांग की गई। एक दिन के बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो ये हत्या, अपहरण, अपराध ये अपने आप में अत्यंत गंभीर है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर से अपहृत बच्चे की हत्या का समाचार बेहद दर्दनाक और दुखद है। शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना। लगातार अपहरण और हत्याओं के बावजूद भी बीजेपी सरकार का निर्लज्ज मौन और निष्क्रियता प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। विपक्ष ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। प्रदेश को अपराधी चला रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन मौन है। ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ कानून व्यवस्था की ये हालत है, लेकिन उधर कहीं ऐसे भी जगहें हैं जहां पर उत्साह का आलम है, और केवल उत्तर प्रदेश में ही क्यों कहा जाए, पूरे देश में है। कुछ ही दिनों की बात है जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इतिहास रचा जाएगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर की भूमि पूजन करने वाले हैं, जिसके बाद यहां पर मंदिर का निर्माण तेज गति से शुरू हो जाएगा। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारी शुरू हो गई है और पूरे शहर को सजाया जा रहा है। एक बार फिर दिवाली जैसा माहौल बनाने की कोशिश है। देश के कोने कोने से नदियों का जल और मिट्टी लाई जा रही है। इसे राम मंदिर के नींव में डाला जाएगा। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए पूरे आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जा रहा है। खबरों के अनुसार भूमि पूजन में 200 मेहमान शामिल होने वाले हैं। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने कहा है कि राम मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल रखने की कोई योजना नहीं है और इससे जुड़ी खबरें पूरी तरह से गलत हैं। इस बीच अयोध्या दौरे पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस बात को नकारा है कि राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन के नीचे टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। उन्होंने लोगों से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इससे पहले कहा जा रहा था कि मंदिर के गर्भगृह में 200 फुट नीचे टाइम कैप्सूल रखा जाएगा, ताकि भविष्य में इस स्थल के बारे में लोगों के पास जानकारी रहे।
हम मंदिर निर्माण की दृष्टि से, भूमि पूजन की दृष्टि से सरकार के नाते कोई सूचना नहीं दे सकते। हम लोग उसमें न्यास के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से बुलाने पे प्रधानमंत्री जी सहित जो लोगों को आमंत्रित किया होगा वो शामिल होंगे, लेकिन जो विषय ट्रस्ट का है वो ट्रस्ट से पूछना चाहिए। हम लोग अयोध्या जी को, अयोध्या नाथ जी की कृपा छाया में अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करें। उधर भूमि पूजन की तैयारियों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। इस मौके पर मौर्य ने कहा कि लंबे संघर्ष और बड़े सौभाग्य से ये समय आया है। करोड़ों लोगों का जो सपना पूरा हुआ है, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अलग अलग स्रोत से समाचार आ रहा है कि 5 अगस्त को कोई टाइम कैप्सूल जमीन के नीचे रखा जाएगा। यह समाचार गलत है, मनगढ़ंत है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जब कोई अधिकृत वक्तव्य जाए, उसी को आप सही माने। राम मंदिर के भूमि पूजन और निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर है। भक्तों को कार्यक्रम से जोड़ने के लिए उनके इलाके में मठ मंदिरों की मिट्टी और नदियों का जल अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से मिट्टी और अलकनंदा नदी से जल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भेजा गया है। आज रामनगरी में सबका स्वागत है, सब आ रहे हैं, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। सब अपना अपना कहीं से जल भेज रहे हैं, मिट्टी भेज रहे हैं। सबकी स्वीकृति है, सबको स्वीकार करेंगे और हम लोग अयोध्यावासी प्रधानमंत्री को दिल से स्वागत कर रहे हैं कि जो जिसके लिए एक ऐतिहासिक रूप में जो आज तक कोई कर नहीं पाए वो करके हम लोग को दे रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत ही खुश हैं। मोदी जी अयोध्या में पधार रहे हैं और योगी जी उनके साथ रहेंगे। ऐसा माहौल दिख रहा है, बहुत दिन बाद ऐसा माहौल, खुशी का माहौल है और हम और पूरे अयोध्यावासी, पूरे देशवासी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। अभी मंदिर का जो मॉडल है वो 67 एकड़ के क्षेत्र का है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस बात की योजना बना रहा है कि मंदिर का क्षेत्रफल 108 एकड़ तक हो। अगर ऐसा होता है तो क्षेत्रफल के लिहाज से ये मंदिर दुनिया में चौथा सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और 500 सालों के बाद लंबे इंतजार के साथ भगवान राम का भव्य मंदिर बनने की ओर अग्रसर है। इस खास मौके पर भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला और उनके 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित हनुमान जी को भी नई पोशाक पहनाई जाएगी। भूमि पूजन के दिन रामलला नवरत्न जड़ित पोशाक पहनेंगे। 5 अगस्त को भगवान राम हरे रंग के मखमली वस्त्र पहनेंगे, जिस पर लाल और पीले रंग का बॉर्डर होगा। रामलला को हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। रामलला को सोमवार के दिन सफ़ेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरे, गुरुवार को पीले, शुक्रवार को क्रीम, शनिवार को नीले और रविवार को गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। 5 अगस्त को बुधवार का दिन पड़ रहा है, ऐसे में रामलला को हरे रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। उधर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में रामलला मंदिर के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का रामलला मंदिर के लिए अयोध्या दौरे पर जाना प्रधानमंत्री के संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। उधर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कोरोना वायरस के चलते कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक का पाठ्यक्रम घटाया है। CBSE के बाद अब कर्नाटक सरकार ने स्टेट बोर्ड स्कूलों का पाठ्यक्रम कम कर दिया है। इस पाठ्यक्रम को अब 120 दिनों के वर्किंग डे के हिसाब से तैयार किया गया है और इसे 30% घटा दिया गया है। इस नए पाठ्यक्रम से टीपू सुल्तान और हैदर अली का चैप्टर हटा दिया गया है। क्लास 7 के इतिहास की किताब में हैदर अली और टीपू सुल्तान का चैप्टर शामिल था। दिलचस्प बात है कि वेबसाइट पर अपलोड इस पाठ्यक्रम से दोनों चैप्टर गायब हैं। चैप्टर 4 में कर्नाटक में ब्रिटिश शासन का विरोध, हालागली बिदास और कित्तूर चन्नम्मा रायन्ना को विस्तृत किया गया है। चैप्टर से टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में हटाए जाने से विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आई थी, तब भी इस बात को लेकर विवाद हुआ था। सरकार ने घोषणा की थी कि पाठ्यक्रम से टीपू सुल्तान का चैप्टर हटाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की थी और इस मामले में सुझाव मांगा था। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 15 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी
तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 47,704 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 654 लोगों की मौत की खबर है। ये मौत की संख्या आज दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वैसे देश में अभी 33.51 एक्टिव केस हैं, जबकि 64.24% लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और 2.25% लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 14,83,156 हो गए हैं। वहीं संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 9,52,743 हो गई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा भी दिनों दिन बढ़ रहा है। देश में अब तक कोरोना के कुल 33,425 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 654 मरीजों की मौत हुई है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 577 और ब्राजील में 627 मौतें हुई है। दुनिया भर में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है। हालांकि संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत में स्थिति काफी बेहतर है। कोरोना संक्रमितों के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है, जहां 1,40,000 से ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल का नंबर है। देश में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सरकार की कोशिशें टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने पर है। अगले कुछ हफ्तों में देश में रोजाना 10 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य है। फिलहाल हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो रही है। कोरोना को काबू करने को लेकर सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों में भारत में तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। लिहाजा इस दिशा में वक्त रहते सजग होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना का कहर झेल रहा बिहार एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है। बारिश और बाढ़ ने उत्तर बिहार में खासी तबाही मचा रखी है। इलाके पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया तो जा रहा है, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही है। राज्य की सभी नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर हैं। बाढ़ के कारण अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग लापता हैं। बाढ़ ने बिहार में भयानक तबाही मचाई है। गंडक, बागमती, महानंदा और कोसी पूरे उफान पर है। पानी के बहाव के कारण जगह जगह बांध टूट गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लोगों की जिंदगियां बचाने में जुटे हैं। अब तक 1,36,464 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला गया है। प्रभावित इलाकों में 26 राहत शिविर खोले गए हैं, जहां हजारों लोग रह रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। पिछले साल भी बिहार में बाढ़ आफत बनकर आई थी। करीब 139 लोगों की मौत हुई थी। राज्य के 17 जिलों के करीब 1.71 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 8.5 लाख लोगों के घर टूट गए थे और करीब 8 लाख एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई थी। 23 जुलाई 2019 को लोकसभा में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 2016 से 2019 के बीच बाढ़ से बिहार में 970 लोगों की जान गई थी। इस बार भी बिहार के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसका असर करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। फसलें बर्बाद हो गई है, गांव घर पानी में डूबे हैं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तबाह हो गई है। अभी तक 8 लोगों की मौत हुई है। वैसे तो बिहार के लिए बाढ़ कोई नई चीज नहीं है। अमूमन हर साल बिहार को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है, लेकिन इससे निपटने को लेकर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की जा सकी है। सरकार हर साल दावे करती है और हर साल बाढ़ उन तमाम दावों को बहा ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार से जुड़ी एक और बड़ी खबर, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। सुशांत के पिता के सिंह ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। सुशांत के सुसाइड को लेकर मुंबई पुलिस ने रिया से काफ़ी पूछताछ की थी, लेकिन अब सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत को प्यार में फंसाकर उसके पैसे निकालने का आरोप लगाया है। यही नहीं, उन्होंने रिया पर अपने बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने और परिवार को दूर करने का आरोप भी लगाया है। सुशांत के पिता ने राजीव नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। परिजनों ने कहा है कि सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनके साथ फ्रॉड किया गया।
उधर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पहले से गठित न्यायिक आयोग ही जांच करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से जस्टिस शशिकांत और पूर्व डीजीपी के गुप्ता को हटाने से इनकार करते हुए आयोग के पुनर्गठन की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की मांग पर कहा था कि जब आयोग में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं तो चिंता की क्या बात है। कोर्ट ने के गुप्ता को बदलने पर भी विचार करने से इनकार कर दिया। सीजेआई बोबडे ने कहा कि के गुप्ता ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है और ये भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व डीजीपी के गुप्ता अपने मीडिया इंटरव्यू में पहले ही पुलिस को क्लीन चिट दे चुके हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। इस पर यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये बयान गुप्ता ने जांच आयोग के गठित होने से पहले कही थी, साथ ही उन्होंने जांच की बात भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आवेदन दाखिल करके गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की पुनर्गठित करने की मांग की गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बरसों से कोर्ट में फंसे सतलुज यमुना नहर मामले पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा को आपस में एक बैठक करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों राज्यों से कहा है कि वो आपस में बात करके बताएं कि वो खुद मुद्दे का हल निकाल सकते हैं या नहीं। शीर्ष अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री को निर्देश देते हुए कहा कि वो आपस में मीटिंग करके बताएं कि वो इस समस्या का हल निकाल सकते हैं या नहीं। कोर्ट ने दोनों राज्यों को मुख्यमंत्रियों को इसके लिए बैठक करने का निर्देश दिया है। अब कोर्ट अगस्त के तीसरे हफ्ते में इस मामले की सुनवाई करेगा। पिछले साल जुलाई में इस मामले में आखिरी सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने कहा था कि इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। उस सुनवाई के बाद 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 महीनों का समय दिया था। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में उन्हें आपसी बातचीत से समाधान निकालने के लिए 3 महीने का वक्त चाहिए। पंजाब का कहना है कि रावी और व्यास नदियों के पानी का बहाव कम हो गया है, ऐसे में पंजाब के लिए उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। वहीं हरियाणा की मांग है कि सतलुज यमुना नहर को पूरा किया जाए ताकि उसे 3.5 मिलियन एकड़ फीट के क्षेत्रफल का पानी मिल सके। और करीब 8.5 साल की हाँ ना के बाद राफेल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंचने वाली है। राफेल के लिए अंबाला एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। इस लड़ाकू विमान के लिए एयरबेस विशेष प्रबंध किए गए हैं। एयरबेस पर अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही विमानों की लैंडिंग से पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास धारा 144 लगाई गई है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। राफेल के आने से चीन को चुनौती तो पाक की नापाक हरकतों पर नजर रहेगी ही। इसके आने के साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ये विमान हमारे 2 पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स के मुकाबले भारी पड़ेगा। राफेल फाइटर जेट अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जबकि चीन और पाकिस्तान के पास ऐसी क्षमता भी नहीं है। इसके अलावा राफेल की कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिसे चीन और पाकिस्तान के विमानों से इसे बेहतर बनाती है, देखिए इस रिपोर्ट। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों में खौफ पैदा करने वाला राफेल हवा में सिर्फ 28 किलोमीटर प्रति घंटा की बहुत धीमी रफ्तार से उड़ने के साथ साथ 2000 किलोमीटर से भी अधिक की गति पकड़ सकता है। राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो न सिर्फ हवा से हवा में मार कर सकता है, बल्कि हवा से जमीन पर भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। राफेल की रफ्तार पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से कुछ कम है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी इसे इन विमानों से कहीं ज्यादा मारक बनाती है। भारत को मिले राफेल विमानों की सबसे बड़ी खासियत है कि ये ट्विन इंजन, डेल्टा विंग और सेमी स्टिल्थ कैपेबिलिटी वाला 4+ जनरेशन का विमान है, जो न सिर्फ अपने दुश्मनों से फुर्तीला है, बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-16 और चीन के J-20 में ये खूबी नहीं है। यानी हर मायने में भारतीय राफेल चीन और पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन विमानों से भी बेहतरीन है। राफेल को रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें लगा रडार, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम और सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की लागत पूरे विमान की कुल कीमत का 30% है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है कि राफेल कम से कम ऊंचाई से लेकर ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक दोनों ही स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। राफेल का इंजन ठंडे से ठंडे इलाकों में भी स्टार्ट हो सकता है,
जबकि चीन और पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन विमानों में भी ये सुविधा नहीं है। लद्दाख में चीन के साथ भारत की तनातनी को देखते हुए राफेल की एक खासियत बड़े काम की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। उधर राफेल के पहले बैच ने रविवार को फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरी, तो उस समय पेरिस में एयर कोमोडोर हिलाल अहमद राठेर भी मौजूद थे। वो फ्रांस में भारत के अताशे हैं। हिलाल के साथ फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी समारोह का हिस्सा थे। एयर कोमोडोर हिलाल अहमद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के हैं, जिन्होंने जिले के बख्शियाबाद स्थित सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। इस बात को लेकर कश्मीरियों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। ट्विटर पर अनंतनाग टॉप ट्रेंड है और कश्मीर के लोग इस बात पर फख्र महसूस कर रहे हैं कि राफेल में बैठने वाला पहला व्यक्ति उनके अनंतनाग का निवासी है, कश्मीरी है। कुछ लोग हिलाल अहमद राठेर के जरिए पाकिस्तान को भी चिढ़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ और फ्रांस में भारत के अताशे एयर कोमोडोर हिलाल अहमद राठेर राफेल के भारत के लिए उड़ान भरने से पहले कॉकपिट में दिख रहे हैं। ये हमारे लिए वाकई गर्व के क्षण है। जय हिंद। इस तरह हैशटैग अनंतनाग पर ट्वीट्स का अंबार लगा हुआ है, जिनके जरिए कश्मीरी दिल खोलकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। उधर अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों पर विवाद बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के एक कदम से चीन दहशत में आ गया है। चीन के सरकार समर्थित एक थिंक टैंक ने दावा किया है कि अमेरिकी विमानों ने चीन के प्रमुख शहर संघाई के बेहद करीब उड़ान भरी। ये विमान चीन के इस कमर्शियल सिटी से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट ने साउथ चाइना सी में उड़ान भरते हुए चीन के तटीय शहरों तक उड़ान भरी। इसके बाद P-8A वापस लौटा और फिर ये शंघाई से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर उड़ान भरता रहा, जिससे चीन दहल गया। अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों ने अपने यहाँ एक दूसरे के वाणिज्य दूतावास बंद कर दिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच टेंशन चरम पर है। दोनों देशों में टकराव उस वक्त और अधिक बढ़ गया जब अमेरिकी वायुसेना के विमान चीन के बड़े औद्योगिक शहर शंघाई के करीब जा पहुंचे। खबरों के मुताबिक एक अमेरिकी विमान तो शंघाई से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ गया। दक्षिण चीन सागर पर नजर रखने वाली चीनी थिंक टैंक के अनुसार अमेरिकी P-8A पनडुब्बी रोधी लड़ाकू विमान और एक EP-3E टोही विमान चीन के बेहद करीब आ गए। दोनों विमानों ने झेजियांग और फुजियान तट के नजदीक उड़ान भरते देखे गए, जबकि ठीक उसी वक्त एक अमेरिकी युद्धपोत विध्वंसक USS राफेल पेराल्टा विमान के नीचे पानी में गश्त कर रहा था। जानकारी के मुताबिक अमेरिका का P-8A विमान शंघाई से 76.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। ये हाल के सालों में अब तक सबसे करीब आने वाले अमेरिकी लड़ाकू विमानों से एक है, जबकि दूसरा लड़ाकू विमान EP-3E फुजियान के दक्षिण तट के 106 किलोमीटर दायरे में था। चीन अक्सर साउथ चाइना सी में ताइवान, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों को अपने फाइटर जेट्स उड़ाकर धमकाता आया है। अब अमेरिका ने उसे उसकी ही भाषा में जवाब दिया है। अमेरिका ने ताइवान और फिलीपींस से कुछ दिनों पहले ही कह दिया था कि वो चीन की ताकत के आगे खुद को कमजोर महसूस न करें। 2017 से अब तक अमेरिका और चीन कई बार आमने सामने आए, हालांकि अब तक सीधा टकराव नहीं हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया भी चीन को चुनौती देने के लिए सामने आ गया है। ऐसे में इस क्षेत्र में अब चीन अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। और आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व का यदि जिक्र करें तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हर इंसानी चेहरा दूसरे से अलग होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि हर इंसान के एक जैसे दिखने वाले हाथों की उंगलियों की लकीरें भी अलग अलग होती हैं। सर विलियम जेम्स हर्शल ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया और हस्ताक्षर की बजाय उंगलियों की छाप को पहचान का बेहतर माध्यम करार दिया। हर्शल का जन्म साल 1858 में आज ही के दिन यानी 28 जुलाई को हुआ था। फिंगरप्रिंट को आज पहचान के सबसे सशक्त माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
और साल 1914 में आज ही के दिन पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो 11 नवंबर 1918 में जाकर खत्म हुई। इससे आधुनिक इतिहास का पहला वैश्विक महाभारत कहा जा सकता है। इसने करीब 1,70,00,000 लोगों की बलि ली। इस विश्व युद्ध में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न मोर्चों पर ब्रिटिश इंडिया की तरफ से कुल मिलाकर करीब 8 लाख भारतीय सैनिक लड़े। इनमें 74,000 या तो शहीद हो गए या फिर लापता घोषित किए गए। करीब 70,000 जवान घायल हुए। साल 1979 में आज ही के दिन चौधरी चरण सिंह ने देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनका कार्यकाल सिर्फ 5.5 महीने तक रहा। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्हें कभी संसद में बोलने का मौका ही नहीं मिला।